नमस्कार मित्रों, आज 11 अक्टूबर 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। आज आपको कहानी सुनाने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले जो है बेटा इंजीनियर दुष्यंत जोशी आ गया है और अब कन्फर्म हो गया कि नेट चल रहा है। पहले यूं लग रहा था कि अब तो चल नहीं रहा है, क्योंकि एक दो मित्र जो है ना इस पर आते हैं तभी पता लगता है भी अब शुरू हो गया कार्यक्रम। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और तो आज 11 अक्टूबर तो कुछ और भी कहानी के अलावा कुछ और भी बातें। एक तो खास बात यह है कि आज इस सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन का आज 81वां जन्मदिन भी है। भाई अमित जी को बहुत बहुत बधाई कि आप इतने है ना 81 के होने के बावजूद भी कितने सक्रिय हैं और कितने बढ़िया मित्रों के लिए तो जान छिड़कते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई अमित सर को कि आप हजारों साल जिए और खूब काम करते रहे, हम आपसे प्रेरणा लेते रहे। और आज और भी मित्र हैं, मेरे फेसबुक मित्र भी हैं और लगभग 4000 के आसपास हैं, लेकिन उनमें भी उन मित्रों में भी कुछ मित्रों का आज जन्मदिन है। पूर्ण शर्मा जी, पूर्ण आप आए हैं रामगढ़ हनुमानगढ़ जिले से, कह रहे हैं रामो राम सा, क्या बात है, भी बहुत बहुत थाना भी मोकड़ा राम राम। तो आज जो है ना मेरे फेसबुक मित्रों का भी जन्मदिन है और उनमें अलका अग्रवाल जयपुर से, बहुत ही बढ़िया राइटर, और डॉक्टर दिलबाग राय भाटिया जो पहले यहाँ हनुमानगढ़ में भी थे, आजकल किसी अन्य शहर में है, यहाँ बैंक में थे, अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता और बहुत बढ़िया। और बीकानेर से सरल विशारद जी, आज उनका भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। और हमारे फेसबुक मित्र नई दिल्ली से रेणु जैन, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई यार। और मैं खास बात बताना चाहूंगा कि रेणु जैन जो है, इनके मैंने फेसबुक वाल से एक रतन टाटा जी का जो है एक मतलब बहुत ही बढ़िया संस्मरण लिया था। मैं सोचता हूँ कि समय जो है ना थोड़ा सा आप देंगे तो मैं शेयर करूंगा आपसे। मधुकांत रोहतक हरियाणा से, आपका भी जन्मदिन है आज। और रोहित ठाकुर भाई, आप सबका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। नीना सिंह सोलंकी पधारे हैं और हजारी राम जी बागानी बिश्नोई जो है अपने बोजासर फड़ौदी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नीना सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं कि नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश जी तो सबसे पहले आते हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि घड़ी 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाती है। मेरी घड़ी भी मुझे लगता है मैंने 1 मिनट पहले ही शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी यूं लग रहा है कि अपने सही समय पर शुरू करें कार्यक्रम। और ये बहुत जरूरी है, विश्वास बना रहता है, समय की पाबंदी बहुत बड़ी बात है। और एक और खास बात बताना चाहूंगा कि जो खास मित्र हैं और वो दिग्गज राइटर भी हैं, उनका भी कल जन्मदिन था। और राजस्थान से जोधपुर से डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी, कल उनका जन्मदिन था 10 अक्टूबर को। आदरणीय भाटी जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बाल साहित्य के जो पुरोधा हैं वह अनेक दूसरी विधाओं में भी आप लिखते हैं, सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से, कल उनका भी जन्मदिन था, भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और नई दिल्ली से देवेंद्र कुमार जी जो कथा और कविता में माहिर हैं और 27 सालों तक लंदन में भी आपने सेवाएं दी है, बड़े दिग्गज, और उनका भी आज जन्मदिन है। उनका जो है ना 1940 का बर्थ है, 10 अक्टूबर 1940। तो आप ये देखिए 83 के हो गए। लेकिन जज्बा जो है, जैसे अपने फेसबुक पर लिख रखा था पांडे साहब ने, सूर्य कुमार जी ने लिख रखा था, भी मतलब भले उम्र 70 की हो गई है लेकिन यूं लगता है जैसे मैं 20 का हूँ। बिल्कुल, मुझे तो लगता है मैं 7-8 साल का हूँ। तो देवेंद्र कुमार जी जो है उनका 10 अक्टूबर 1940 का बर्थ है, लेकिन वे भी बड़े ऊर्जावान, यूं लगता है भी 20-25 साल के लगते हैं। और इसी तरह से अमित जी भी है ना, अमित साहब, अमिताभ बच्चन जी भी, उनका भी बर्थ जो है 11 अक्टूबर 1942 का। तो 11 अक्टूबर 1942 के हिसाब से आप 81 के हो गए। तो जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो है ना एक राजस्थानी के बड़े दिग्गज रचनाकार रहे हैं, जो आधुनिक राजस्थानी कहानी के पुरोधा और
व्यंग के भी और कविता के भी, 3 विधाओं में माहिर सांवरजी दहिया, बड़े दिग्गज। उनका भी 10 अक्टूबर 1948 का बर्थ रहा है, तो उनका भी कल जन्मदिन था, जयंती थी। तो आपकी जयंती पर आपको शत शत नमन। और आज जो है ना लोक नायक जयप्रकाश नारायण, आज उनकी जयंती भी है, 121वीं जयंती। भाई इनको भी शत शत नमन और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। और आज जो है ना एक खास बात और बताना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, 11 अक्टूबर 2023। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। भाई जरूरी है बेटियों को हम तवज्जो दें, उनकी बात को समझें और बच्चियों को प्रोत्साहन दें कि बेटियां जो है ना वो कितने घर जो संवारती है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके खिलौने भी यही होते हैं, बस ये अगर रसोई हो गई, नमकदानी, ये चकला बेलन वगैरह, इस तरह के ये रसोई का सामान, यही इन बेटियों के खिलौने होते हैं। बचपन में हम देखते हैं और ये इस तरह के खिलौने जीवन भर जो है ना वो जुड़ी रहती है, अपने घर को संवारने में लगी रहती है। तो इन बेटियों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ भी, बहुत बढ़िया बेटियों का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, आज सब बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और खास बात आपको और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर पहले सूचना मिली है कि अपने राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होने वाला था विधानसभा का, लेकिन अब ये देखा गया कि 23 नवंबर को लोगों की भी राय थी, विद्वानों को भी राय थी, 23 नवंबर को देवउठनी 11 से शादी का बहुत बड़ा जो सवा है, लोग व्यस्त रहेंगे। तो अब तारीख जो है 23 नवंबर की जगह जो है मतदान की 25 नवंबर 2023 कर दी, 25 नवंबर। तो ये बहुत बढ़िया किया है सरकार का जो फैसला जो है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इससे व्यक्ति समय निकाल पाएगा और अपने मतदान का सही उपयोग कर पाएगा। तो खूब सारी बातें हो गई और मैं सोचता हूँ कि कई बार कुछ बातें रह भी जाती हैं, लेकिन ये मैंने आपसे जो शेयर की है, मैं कई बार नोट कर लेता हूँ, ये कोई चीज रह नहीं जाए, है ना। तो ये जरूरी भी है ना। मैं वो जैसे वो एक पिक्चर है ना उनकी, आमिर खान की, गजनी, वैसे तो नहीं हूँ, इतना भुलक्कड़ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी अपने नोट कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ मैं नाम बोलते हैं जो साथी लोग जुड़े हैं, मीना सिंह सोलंकी और दिया शर्मा, हमारी बिटिया भी आई है, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई देखो किचन में व्यस्त होने के बावजूद भी इसमें जुड़ी हैं। और BR साहू जी आप भी पधारे हैं दुर्ग से। डॉक्टर अनिता जैन आप भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिता जी का, BR साहू जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और कवित्री प्रीतिमा पुलक, भाई स्वागत आपका। विमला रस्तोगी जी नई दिल्ली से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और विमला रस्तोगी जी, और इसके अलावा कुसुम अग्रवाल जी कांकरोली से, हमारे राजस्थान से, बड़ी ऊर्जावान रचनाकार हैं कुसुम अग्रवाल जी। और इनके श्रीमान जी भी बड़े सीधे सरल स्वभाव के हैं, इनसे मुलाकात हुई है, कई बार मिले। और विमला जी भी पधारे हैं, विमला रस्तोगी जी और कुसुम अग्रवाल जी, है ना। तो ये मोबाइल जो है ना कई बार वो आगे पीछे हो जाता है, पता नहीं लगता। सुरेश चंद्र सरवारा जी और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये बेटा भी आया हुआ है, इसमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं समझता हूँ कि अब इनकी कहानी शुरू करने से पहले, उषा सोमानी जी चित्तौड़गढ़ से, कहानी सुनाने से पहले इनका मैं परिचय बोल दूं, ये बहुत जरूरी है। पहले कम से कम परिचय हो, उसके बाद में फिर कहानी की शुरुआत बढ़िया लगता है। प्रमिला शरद व्यास जी भी पधारे हैं, भाई प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रमिला जी आप पधारे हो, अच्छा लगता है। तो मैं अब उषा सोमानी जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, इनकी मैं कहानी प्रस्तुत करूंगा। और कहानी से पहले इनका थोड़ा संक्षिप्त जो है ना जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उषा सोमानी शिक्षा में MA अर्थशास्त्र, और आप जो है ना 10 वर्ष तक आपने महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। और पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मैंने आज इनसे फोन पर बात भी की थी, और फोन पर बात की तो मैंने उनको बताया भी मैं आपकी एक कहानी का वाचन करूंगा, तो आप जो है मतलब अपने बारे में कुछ परिचय भेजिए। तो एक तो इन्होंने ये बताया कि मैं आपका कार्यक्रम सुनती हूँ, और मेरी पोतियां जो है 2 जो है ना, एक तो दृष्टि है और दूसरी है 10 वर्षीय आरोही। दृष्टि 4 साल की है, आरोही 10 साल की है। तो सोमानी जी ने बताया, उषा सोमानी जी ने बताया कि हमारा संयुक्त परिवार है,
4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। मेरे सास ससुर जी और एक परिवार हम हो गए और एक हमारे बेटा और बहू हो गए और चौथी पीढ़ी है 2 पोतियां। तो इन्होंने बताया बातों बातों में भी पोतियों के कारण जो है ना मैं खूब लिखती हूँ। ये पोतियां लिखवाती हैं और आरोही तो बड़ा ध्यान देती है। दोनों बच्चियां जो है ना बड़ी जिज्ञासु हैं, बात बात पर सवाल करती है ना। बड़ी मम्मी ये क्या हुआ, दादी अम्मा ये क्या हुआ, है ना, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। तो बच्चे इस तरह से रचनाएं लिखवाते हैं। और आपके जो ससुर जी हैं उनको भी राष्ट्रपति सम्मान से जो है ना पुरस्कार मिला हुआ है 1992 में। श्री प्रहलाद राज जी सोमानी शिक्षा विभाग से आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आपको 1982 में महामहिम राष्ट्रपति जी से आपको पुरस्कार मिला हुआ है। और बेटी जो है सुरभि वो सीए अपने कार्यक्रम जो है ना सीए पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है, सीए कर रही है, मुंबई में प्रैक्टिस कर रही है। और इनका बेटा जो है सुरभि का यानी कि उषा सोमानी जी का नाती कुशाग्र माहेश्वरी वो 5 साल का बेटा वहीं इनके मम्मी के साथ रहता है। और बेटा जो है इनका डॉक्टर सौरभ सोमानी आप जो है एमडीएस है और चित्तौड़ शहर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है किसी परिवार के बारे में इस तरह से। कितने क्रिएटिव हैं, कितने ऊर्जावान है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बढ़िया रह से जो वातावरण में आप इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखती हैं, बहुत बढ़िया लगता है। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं इनकी कुछ किताबों के बारे में, कुछ मान सम्मान के बारे में बताऊं कि उषा सोमानी जी की कविता संग्रह है पंख मुझे मिल जाते, और बाल कहानी संग्रह जादुई बगीचा, मस्ती की पाठशाला, फूलने का जादू और मारे दे श्री धरती। ये राजस्थानी में भी आप लिखती हैं, बहुत बढ़िया बात है, हिंदी और राजस्थानी दोनों में। और बाल उपन्यास आपका फूलों वाली घाटी का रहस्य, और कथात्मक आलेख है सुनो कहानी। और आपको कई सम्मान मिले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से 2022 में आपको रचना पुरस्कार के अंतर्गत बाल उपन्यास जो है फूलों वाली घाटी का रहस्य, इस पर भगवत शरण चतुर्वेदी पुरस्कार आपको मिला है। और फूलने का जादू बाल कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य सृजक सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। और साथ ही सलीला संस्था जो है विमला भंडारी जी की, उस संस्था से भी आप लेखन प्रतियोगिता में आपको पहला पुरस्कार मिला है। वही बहुत बढ़िया, प्रथम पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। और बाल प्रगति संस्था अल्मोड़ा से आपको 2021 में भी आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार का नाम है पुष्पलता जोशी स्मृति बाल साहित्य सम्मान। और साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा से भी आपको 2022 में भगवती प्रसाद जी देवपुरा बाल साहित्य भूषण मानद उपाधि से आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा स्नेह प्रभा शुक्ला स्मृति राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2022 और पंडित हर प्रसाद पाठक स्मृति बाल साहित्य श्री सम्मान 2022 और वैद्य बिरबल दास बाल साहित्य शिखर सम्मान 2023 और नया जो करंट 2024 का इनको मिलने जा रहा है और हिंदी बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा डॉक्टर सतीश चंद्र भगत है, उनकी संस्था है। इससे आपको 2024 का जो है बाल साहित्य सम्मान, ये अभी सूचना आपने भिजवाई है। अभी 23 में भी इनको 24 का सम्मान मिल गया। भाई अब सम्मान की तो बौछार आई हुई है। उषा जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जयपुर से पधारे हैं हमारे बड़े भाई साहब जो साहित्यिक रुचि तो रखते ही हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं हमारे दिनेश पुरोहित जी और कैलाश वाजपेयी जी करें आपको सदर प्रणाम। भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। दिनेश पुरोहित जी भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम और कह रहे हैं नमस्कार दीनदयाल जी। भाई आपका जो है ना वो इतना उदारता से आप बोलते हो, पूरा चित्र दिखता है आपका, बहुत बढ़िया। आप जयपुर में जब भी जब आए हैं, एसआरसी में जब भी आए हैं, बहुत ही आपने सहयोग किया है, बहुत ही प्रेम दिया है आपने, है ना, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने अब उषा सोमानी जी के बारे में आपको बताया और इनकी उपलब्धियां बाल साहित्य में इनके पुरस्कार वगैरह और परिवार के बारे में भी आपको संक्षेप में जानकारी दी है। अब मैं इनकी एक कहानी का वाचन करना चाहूंगा। कहानी बहुत प्यारी कहानी है और बड़ी प्रेरणाप्रद, और कहानी का नाम है अंतर्मन की आवाज और रचनाकार है उषा सोमानी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। सर्दी का मौसम था और पेड़ों ने भी अपने पुराने पत्तों का साथ छोड़ दिया था। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं के चलते बर्फबारी की सूचना के साथ सावधानी बरतने की चेतावनी दी थी।
राजीव अपनी माँ के साथ घने जंगल से लगे एक छोटे से गांव में रहता था। राजीव की माँ बहुत दिनों से बीमार थी। मौसम विभाग की चेतावनी पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। राजीव की माँ ने कहा, बेटा थोड़ी लकड़ियां जमा कर लो, सर्दी में राहत मिलेगी। राजीव ने अपनी कॉपी किताबों को समेटकर बस्ते में रखा। उसने लंबा कोट पहना और माँ से बोला, माँ आप चिंता नहीं करना, मैं जल्दी सूखी लकड़ी लेकर लौट आऊंगा। माँ ने राजीव को रास्ते में खाने के लिए भोजन और नाश्ता कपड़े में लपेट कर दे दिया। राजीव जंगल की ओर चल दिया। उसने थोड़ी देर में काफी सारी सूखी लकड़ियां जमा कर ली। तभी उसे याद आया, लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी तो लाना ही भूल गया। लकड़ियों को बांधने के लिए सूखी लता को ढूंढने लगा। वह ढूंढते हुए थोड़ा आगे निकल गया। तभी तेज हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया और साथ में बर्फबारी शुरू हो गई। चारों ओर देखते देखते रुई की चादर की तरह बर्फ छा गई। राजीव ने बर्फबारी से बचने के लिए चारों तरफ नजर घुमाई। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक गुफा दिखाई दी। वह तेजी से भागकर उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में पीले रंग का मध्यम प्रकाश था और वहां पर शायद कोई नहीं था। राजीव सहमता हुआ धीरे धीरे पग धरता हुआ अंदर की ओर जाने लगा। तभी उसे कुछ आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, एक विशालकाय शरीर उसके पीछे खड़ा था। उस विशालकाय शरीर ने गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से ढक दिया। राजीव के डर के मारे बोलती बंद हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विशालकाय शरीर ने एक जोर का ठहाका लगाया और उसके ठहाके से गुफा में एक रोमांचक कंपन पैदा हो गया। राजीव भय से थर थर कांपने लगा। वह विशालकाय शरीर बोला, मेरा नाम तोतासुर है। आओ बालक, मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है। राजीव हकलाते हुए बोला, हाँ, आपने गुफा का द्वार क्यों बंद कर दिया? तोतासुर चट्टान पर बैठते हुए बोला, बहुत दिनों बाद कोई मानव मेरी गुफा में आया है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर तोतासुर ने पास में रखे मिट्टी के बर्तन से कार्ड जैसी कोई वस्तु निकाली और उसे चूमते हुए बोला, मेरी जान। राजीव ने साहस जुटाया और अपनी कोट की जेब में रखी भोजन की पोटली निकाली। तोतासुर की ओर बढ़ाते हुए वह बोला, मेरी माँ के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन है। तोतासुर ने पोटली ली और उसे खोला। पोटली खोलते ही भोजन की खुशबू पूरे गुफा में फैल गई। तोतासुर ने गहरी सांस ली और बोला, उत्तम, अति उत्तम, बहुत मन भावन सुगंध है। वह भोजन करने लगा। वह देखते ही देखते गपागप सारा भोजन चट कर गया और अंगुलियां चाटकर चटकारे लेते हुए बोला, बालक, तुम्हें भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है? राजीव ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तोतासुर खुश हो गया। वह बोला, आज से तुम मेरे लिए ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बनाना। तोतासुर स्वादिष्ट भोजन पाकर थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगा। राजीव को घर और माँ की याद सताने लगी। राजीव दबे पांव गुफा के द्वार तक गया। वह पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। वह थोड़ी देर में थक कर चूर हो गया। पत्थर काफी विशाल और भारी था। वह उसे टस से मस नहीं कर पाया। वह वहीं जमीन पर पांव पसार कर बैठ गया और उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे थोड़ी देर में आवाज सुनाई दी, पगले, संकट के समय रोते नहीं है, हौसला रखकर समाधान ढूंढते हैं। उसने चारों तरफ देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। तभी उसे ध्यान आया, माँ कहती है कि मुश्किल समय में हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। वहां परम शक्ति परमात्मा रहता है। उसे पूरा विश्वास हो गया
कि शायद उसकी अंतरात्मा ने ही उसे सांत्वना दी है। दोनों हाथों से अपने गालों पर लुढ़काए आंसुओं को पोंछते हुए वह खड़ा हुआ। उसे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ तोतासुर का कार्ड याद आया। उसने अनुमान लगाया कि यह कार्ड ही उसकी ताकत की चाबी है। मुझे इसे लेना होगा, तभी यहां से आजाद हो सकता हूं। वह गुफा में आगे बढ़ा। तभी उसे वहां एक चूल्हा दिखाई दिया। उसने देखा वहां पर सभी चीजें अनोखा रूप लिए हुए थी। चूल्हे की शक्ल साधारण चूल्हे से हटकर चेहरे का रूप लिए हुए थी। उसमें अभी भी अंगारे जल रहे थे। राजीव ने चूल्हे में अंगारों पर कुछ लकड़ियां रखी। वह लकड़ियां थोड़ी देर में जलने लगी। फिर उसने एक बर्तन में पानी भरकर उसे ढककर चूल्हे पर रख दिया। तोतासुर ने करवट बदली और बोला, बालक, चूल्हे पर क्या बना रहे हो? राजीव तोतासुर के प्रश्न से घबरा गया। फिर वह अखलाते हुए बोला, वो आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना रहा हूं। सूप? उसका स्वाद कैसा होता है? जी, उसका स्वाद खट्टा मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाएगा? बस आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं जल्दी तैयार कर लूंगा। अच्छा, ठीक है। तोतासुर करवट बदलकर फिर खर्राटे भरने लगा। राजीव ने बर्तन का ढक्कन हटाकर देखा, पानी खोल रहा था, यानी कि उबल रहा था। उसने बर्तन को ढक्कन लगाया और दबे पांव तोतासुर के पास चला गया। वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि तोतासुर गहरी नींद सोया हुआ है। उसका मुंह खुला था और वह खर्राटे ले रहा था। वह दबे पांव चूल्हे के पास आया। उसने कपड़े की मदद से खोलते हुए पानी के बर्तन से एक कटोरा पानी भरा और कांपते हुए हाथों से तोतासुर के मुंह में डाल दिया। तोतासुर गर्म पानी के ताप से छटपटाने लगा। इसी छटपटाहट में उसके पास रखा मिट्टी का बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया। उसमें रखा कार्ड राजीव के पैरों के पास पहुंच गया। राजीव ने फुर्ती से वह कार्ड उठाया और चूल्हे की जलती आग में डाल दिया। तोतासुर दहाड़ा और बोला, बालक, तुमने ये क्या किया? इसमें मेरे प्राण और वर्षों की तपस्या से अर्जित सारी शक्तियां स्टोर की हुई थी। राजीव का चेहरा भय से पीला पड़ गया। साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। तभी तोतासुर पागलों की तरह हाथ से टटोलते हुए इधर उधर भागने लगा। तोतासुर का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। वह गुफा के द्वार तक पहुंच गया और उसने द्वार पर रखे पत्थर को सरकाया और वह बाहर की ओर भागा। राजीव ने मौके का फायदा उठाया और गुफा से बाहर निकलकर घने पेड़ों के पीछे छिप गया। उसने देखा तोतासुर का शरीर झुलस रहा था। उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह भागता हुआ आगे निकल गया। शाम ढल चुकी थी। तेज हवाएं शायद थक चुकी थी और बर्फबारी भी अब थोड़ी देर के लिए विश्राम चाहती थी। अब मौसम बेहतर था। राजीव बड़े संकट का सामना कर अपनी बुद्धिमानी से उस पर विजयी होकर प्रसन्न था। वह खुशी से नाचता कूदता घर की ओर चल दिया। तो भाई राजीव ने तो कमाल कर दिया है। तोतासुर का भी एक तरह शांति कर दिया। हिम्मत रखी तो हिम्मत मर्दे मदद खुदा भी बहुत बढ़िया प्रेरणाप्रद कहानी। और जो कुछ मित्र लोग आए हैं और बड़े दिग्गज लोग भी आए हैं। सूर्य कुमार पांडे साहब भी आए हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मैंने 10 अक्टूबर का जो है ना इनका जन्मदिन का भी जिक्र किया था और ये कह रहे हैं कि मैं तो भाई 20 का लगता हूँ मैं तो बिल्कुल सही है, बड़े ऊर्जावान है। सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं जिज्ञासा से भरपूर रोचक कहानी, हार्दिक बधाई। और तरुण कुमार दद्दी जी कह रहे हैं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण। और विमला नागला जी भी बता रहे हैं भी स्वागत आपका विमला जी, हाँ बहुत सुंदर कहानी वाचन। और नीना सोलंकी जी कह रहे हैं ससोमान जी को बहुत बहुत बधाई। और सुरजाराम जी बिश्नोई हमारे मित्र जो है, मैंने बताया भी था कि ये छत पर स्लिप हो गए थे और इनके पैर की जो है जो
राइट वाला पैर है, दाहिना पैर जो है ना उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। तो भाई अब ठीक है और आज पधारे हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सुधाराम जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। मैं वहां मिलने गया, बातें की हमने और पुरानी बातें की हम, क्योंकि स्कूल में भी साथ रहे हुए थे, दुख सुख की खूब बातें की, खूब मजा आया। और नीता अवस्थी जी पधारे हैं, पारस संजैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, बिहार साहू जी, सुरेश चंद्र सरवारा जी, पारस संजैन साहब कह रहे हैं शुभ संध्या सादरा अभिवादन। भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बढ़िया लगता है ना, आप जुड़ते हो, सुनते हो, मेरा भी हौसला बढ़ता है। और ये बच्चों को भी, जैसे सुरजानंद जी अपनी जो पोती जो है वो सनाया, जिसे ये परी बोलते हैं प्यार से, सनाया को भी सुनाते हैं और सनाया भी बड़ी प्यारे प्यारे चित्र बनाती है। और उनका जो है पोता जो है देव, उससे भी मैं मिला, तो और घर में सबसे मैं मिला, बहुत बढ़िया लगा। राज बिजानिया राज लूनकन सर से पधारे हैं आप, ऊर्जावान रचनाकार और हमारे 21 महाविद्यालय के प्रिंसिपल मेरे अनुज, भाई बहुत बढ़िया लगा पधारे आप। रस्तोई जी, विमला जी कह रहे हैं कहानी और वाचन दोनों अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लगा। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं, हीरो वाधवानी जी भी पधारे हैं, हीरो वाधवानी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और आपकी सुक्ति वाली जो किताब है वाधवानी जी पढ़ते रहते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है उससे, संबल मिलता है, ताकत मिलती है। जो प्रेरक जो वचन आपने इकट्ठे किए हैं और लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब कल गुरुवार है और गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं का कल वाचन करेंगे दीनदयाल की चौपाल में। और फिर अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। और अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, नमस्कार।